हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जून एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसमें हमने काफ़ी कुछ राजवंश पढ़े हैं, यानी सीधा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, हिंद यूनानी, शक, पहला और कुषाण के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है। अब जो टॉपिक आपका रहेगा, अब आपका टॉपिक रहेगा गुप्त काल। गुप्त काल में हम गुप्त वंश के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये पढ़ के। जैसा कि आप मैप देख पा रहे हो, तो मैप का ये इंडिया का जो मैप है उसमें आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ तक्षशिला लिखा हुआ है, यहाँ मथुरा लिखा हुआ है। ठीक है। गुप्त एम्पायर जो है यहाँ ये पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र, और दूसरा यहाँ पर जो है उज्जैनी, हमारा जो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है। ठीक है। बाकी का इधर आ जाएं आप, पाटलिपुत्र है ना। और यहाँ पर पाटलिपुत्र, अयोध्या वगैरह, ये पूरा यूपी वाला एरिया, प्लस यूपी छत्तीसगढ़ वाला एरिया, और इधर हम देखेंगे एमपी वाला एरिया। मतलब मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में गुप्त काल जो था फैल चुका था। ठीक है। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण राजा जो था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले एक और राजा बहुत फेमस हुआ, वो था समुद्रगुप्त। ठीक है। तो गुप्तकाल का नाम गुप्तकाल क्यों पड़ा, सबसे पहला राजा कौन था, उसके बाद में कौन आया, ये सारी कहानी जो है आपको गुप्तकाल के टॉपिक में बताई जाएगी। बट इससे पहले जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, ठीक है, उसका एक फास्ट रिकॉल मैं आपको करा देता हूं जल्दी से। उसके बाद में बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझते हुए हम गुप्तकाल के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। रिकॉल करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप जब भी ये सोचे कि सर जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो बैकअप लेना बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, बाकी का 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको खुद से रिवीजन करना है। ध्यान रहे, पढ़ाई के अंदर आप किसी भी टीचर के मुंह से सुन सकते हो, जो भी जीएस पढ़ाते हैं वो रिवीजन को प्रेफरेंस देते हैं। और रिवीजन पढ़ाई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई सा सब्जेक्ट है। आपका जो दिमाग है, अगर चीजें आपके दिमाग में रनिंग में चलेंगी तो आपका जो दिमाग है उन चीजों को बढ़िया से सेट करके रखेगा। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया, दोबारा चीजें उठा के नहीं पढ़ी, तो वो आपके दिमाग में से निकल जाएंगी। तो अब आपको कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है, क्या टाइमिंग रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसी आपकी दिनचर्या होगी, जितना आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। बट पुरानी चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस क्लास का मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज गुप्त काल के राजाओं के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि बहुत जरूरी है रिकॉल करना। ठीक है। हमने पढ़ा श्रेणियों के बारे में। श्रेणियां क्या थी? श्रेणी एक प्रकार से बैंक का काम करती थी एक समय में, व्यापारियों के द्वारा बनाया गया या जो शिल्पकार थे उनके द्वारा बनाया गया एक समूह था। जैसे आज के समय में रियल में, आज के समय में एक समूह काम करता है। ठीक है। रियल में आज एक समूह होता है ना, समूह से किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो समूह से पैसे ले लेता है। ठीक है। और उन पैसों को समय पर चुका भी देता है। तो कहने का मतलब, पहले श्रेणी चलती थी, तो श्रेणी यहाँ पर कोई वर्ग की बात नहीं चल रही है, श्रेणी यहाँ पर बैंक का काम कर रही है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये धरोहर के रूप में पैसे रखती थी, और उसका जो ब्याज प्राप्त होता था उसको धार्मिक या सामाजिक कार्यों में लगा देते थे। ठीक है। और श्रेणी के जो प्रमुख होते थे उनको क्या कहा गया है? श्रेणी के जो प्रमुख थे उनको कहा गया है जेठक, ज्येष्ठ या सृष्टि। ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था, इसमें 3 बंदरगाह पूरब के पढ़े थे और 3 बंदरगाह हमने पश्चिम के पढ़े थे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड याद कराया था आपको, ताय का, और एक वर्ड याद कराया था बुरा बेरी का सूप। ठीक है। तो तायका से ताम्रलिपित, आ से अरकमेडु, का से कावेरी पत्तनम। बुरा बेरी का सूप, बुरा यानी एक वारवरिकम था। वेरी का सूप या वेरी से वेरी गाजा याद कराया था। सूरपा से सूरपा रग याद कराया था। तो ये 3 नाम आपको यहाँ पर याद रखने और 3 नाम वो याद रखने हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने मौर्य काल में अर्थव्यवस्था क्या थी, तो हमने एक नाम पढ़ा था हिपलस। हिपलस को के बारे में आप क्या जानते हो? हमने कल ही पढ़ा है कि हिपलस ने मानसूनी हवाओं की खोज की थी, जिसकी वजह से व्यापार में बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हो गई थी। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि स्मृति ग्रंथों की भी रचना हुई थी। स्मृति ग्रंथों की रचना मौर्योत्तर काल में हुई थी, यानी कि शुंग काल में। शुंग काल में मनुस्मृति जो है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है।
इसके अलावा हमने पढ़ा था मथुरा शैली। अगर आपसे पूछते हैं मथुरा शैली कैसी शैली है, तो मथुरा शैली एक मूर्ति निर्माण की शैली है जो हमारे भारत में विकसित थी। और एक थी गांधार शैली। तो गांधार शैली जो थी वो यूनानी प्रभाव से विकसित की गई थी, यानी जो यूनानी मूर्ति निर्माण में जो टेक्निक यूज करते थे वही टेक्निक हम भी यूज करने लगे थे। ठीक है, मूर्ति पूजा की यहाँ पे शुरुआत हुई थी मौर्य उत्तर काल में, यानी मौर्य उत्तर काल में वैसे पहले भी थी, बट यहाँ पर थोड़ी सी सुडोल और अच्छी आकृति वाली मूर्तियां बनने लगी थी। अमरावती शैली जो है उसका संबंध जो है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है वो आपको पता ही है। और अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन वंश के शासकों ने कराया था। अगर बात करते हैं चरक, तो चरक ने एक ग्रंथ लिखा था चरक संहिता। अगर आपसे पूछा जाता है कि चरक संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है, तो चरक संहिता जो है एक मेडिसिन ग्रंथ है और चरक ने लिखा था। ठीक है, ये चरक यानी चारक विद्वान जो थे वो किसके दरबार में थे, बोले कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क बहुत ही विद्वान, मतलब कनिष्क के दरबार में बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहते थे, जैसे कि नागार्जुन है, अश्वघोष है, ठीक है, वसुमित्र है, इसके अलावा चरक है और पाशर्व। ये चार पांच नाम, वैसे चारक नाम याद रखेंगे, चार नाम तो याद रखना ही रखना है आपको। ठीक है, और इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ याद रखना है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि भारत में सर्वप्रथम सोने के चित्रयुक्त सिक्कों का निर्माण तो यूनानियों ने किया, बट इसको पब्लिश करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, वो जाता है कुषाण शासकों को। ठीक है, और कुषाण शासकों में सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुलकट विशेष, और उसके बाद आया था भीमकट विशेष, और भीमकट विशेष ने त्रिशूलधारी शिव के चित्रयुक्त सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको रिकॉल करनी है, ओरली बोलनी है। जितना आप बिना देखे बोलने की कोशिश करोगे उतना आपको आएगा। इसके अलावा हमने अश्वघोष को पढ़ा था। अश्वघोष एक साहित्यकार, और अश्वघोष की सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है वो है बुद्ध चरित्र, यानी बुद्ध जी के चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा है। और बुद्ध चरित्र जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाषा का है, तो एक संस्कृत ग्रंथ है, और इसकी तुलना वाल्मीकि की रामायण जी से की जाती है। बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा गया है। अगर आपसे पूछते हैं कि बौद्ध धर्म का महाकाव्य किसे कहेंगे, तो बौद्ध धर्म का जो महाकाव्य है वो कहेंगे बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र को लिखा किसने, वो लिखा अश्वघोष ने। ओके, इसके अलावा कनिष्क का राजवैद के बारे में दिया हुआ है चरक, चरक संहिता लिखी थी, ये हम पढ़ चुके हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन या मार्टिन लूथर किंग कहा गया है, और नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी। इस वजह से हमें नागार्जुन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है महाविवाद सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि महाविवाद सूत्र किसने लिखा था, तो महाविवाद सूत्र जो है वो वसुमित्र जी ने लिखा था। और इसकी एक और विशेषता है कि महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है बौद्ध धर्म का। ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ा था इसमें हमने, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, कब हुई थी, 100 ईस्वी में हुई थी। किसके समय में हुई थी, कनिष्क के समय में हुई थी। अध्यक्ष कौन था, महासर्वमोग वसु, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और अश्वघोष जो थे इसमें उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का अनुयायी जो था वो कनिष्क, यानी कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ी थी हमने कि 78 में शक संवत आया। 78 ईस्वी को शक संवत माना गया, और यही शक संवत जो है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का आधार है। और हम ऐसे भी याद करें, सा से शक है, सा से 78 है। दूसरा, हमें इस बात पे शक है कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचायत है कि नहीं, हमें इस पे शक है। तो मेन तो अपन को याद रखना है विक्रम संवत 58, शक संवत 78। ओके, इसके अलावा इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी कि कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, पेशावर। पेशावर जो थी ना, कनिष्क की राजधानी हुआ करती थी, और मथुरा को उन्होंने द्वितीय राजधानी बना रखा था, यानी कि ये पाकिस्तान से लेकर यूपी तक का जो एरिया था इन्होंने कवर कर रखा था। पाटलिपुत्र जो आपका बिहार वाला क्षेत्र है वो भी इन्होंने कवर कर रखा था, अपन आगे भी पढ़ेंगे। उज्जैन, उज्जैन यानी एमपी वाला जो एरिया था मालवा का, वो भी इन्होंने कवर कर रखा था। क्योंकि अलग अलग राजा आएंगे तो उनकी राजधानियां रहेंगी, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुषाण वंश है, तो कुशुलकर्ष विशेष मैंने आपको बता दिया। पहलव यानी पाल रखा था क्या, माउस। माउस के बाद में हमने पढ़ा था गोंदो फर्निस। गोंदो फर्निस के समय में आया था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस की मद्रास के म्यानपुर में हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था रुद्रदमन। शक वंश का प्रतापी राजा था रुद्रदमन, और 130 से लेके 150 तक उसने शासन किया। रुद्रदमन को और क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था,
और रुद्र दमन को और क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि रुद्र दमन के समय में संस्कृत में अभिलेख जो है उसने जारी किया था। तो संस्कृत का प्रथम अभिलेख हमें रुद्र दमन का मिलता है। आगे जाके हम सैन वंश पढ़ेंगे, सैन वंश के अंदर हम हिंदी का अभिलेख पढ़ेंगे, ठीक है। सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, ये सैन वंश के राजा होंगे, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि लगभग 14 राजाओं की बताई जाती है, जिसमें विक्रमादित्य की गिरदमल विक्रमादित्य के नाम से एक व्यक्ति था, राजा था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, और उसी ने गिरदमल विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत 58 जो थी वो स्टार्ट करी थी, ठीक है। इसमें हमने शकवंश के राजाओं के बारे में पढ़ा है। दूसरा इसमें रुद्र दमन वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के को पराजित किया था। ये वही वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है, सातवाहन वंश का राजा, जिसमें सतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, यज्ञश्री शतकर्णी लास्ट वाला था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी भी हमने पढ़ा है, जो गौतमी पुत्र शतकर्णी के बाद में था, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है, शकवंश है। शकवंश का जो संस्थापक है वो मैंने आपको मेउस बताया था। और दूसरा इसमें ये भी सीथियन जाति थी, वहाँ की यूची जाति ने इसको यहाँ खदेड़ दिया था, भगा दिया था, तो उनसे डर के मारे भाग के ये अपने यहाँ हिंदुस्तान में आके बस गए, और फिर इनके जो राजा थे उन्होंने शासन किया। इन यूनानियों के बारे में हमने पढ़ा था कि हमने यूनानी से क्या सीखा, हमारी नानी से क्या सीखा। पहली बार नानी के पास थे सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के जो है वो जारी करने का श्रेय यूनानियों को जाता है। सुडोल दोनों और अंकित लेख युक्त, ठीक है। सिक्के तो पहले भी थे, बट यहाँ पर क्लियरिटी आ गई सिक्कों में, ठीक है। नानी ज्योतिष में जानती थी, तो ज्योतिषी के बारे में हमने जाना है। और दूसरा हमने यूनानियों से और क्या सीखा, हमने यूनानियों से कैलेंडर का प्रयोग करना सीखा, और हमने यूनानियों से सप्ताह के 7 दिन उनके बारे में, ग्रहों के नाम वगैरह, ये जनवरी फरवरी मार्च मंथ के नाम होते हैं, सब हमने यूनानियों से सीखा है, ठीक है। तो ज्योतिष विद्या, जन्म कुंडली बनाना, वार्षिक कैलेंडर, संवतों का प्रयोग करना, सप्ताह के 7 दिन, ग्रहों के नाम, ये सब हमने यूनानियों से सीखे हैं। और भारत के अंदर एक हेलियोडोरस का खम्मा है विदिशा में, जिसे गरुड़ स्तंभ बोला गया है, और ये गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस का है, यानी हेलियोडोरस का खम्मा पूछे कहाँ है, तो विदिशा में। हमने मिनांडर के बारे में पढ़ा था, डेमेट्रियस वंश पढ़ा है, यूक्रेटाइडस वंश पढ़ा है, मेनांडर और नागसेन के वाद विवाद के बारे में भी आपको बताया था। सिकंदर के बारे में भी हमने पढ़ा है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर ने 326 में आक्रमण किया था, और आपको ये भी बताया कि 326 में उसने आम्भी को हराया था, प्लस उसने पौरस को हराया था। तो पौरस का जो युद्ध है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। एक अरुविला का युद्ध हुआ था, वो 331 में ईरानी और यूनानी के बीच में, और एक 515 में डेरियस फर्स्ट ने आक्रमण किया था। ये भी हमने पढ़ा था, ओके। और इसके अलावा हमने चेदी वंश के बारे में पढ़ा था। चेदी वंश का संस्थापक जो था महामेघवाहन। इस वंश का तीसरा राजा जो था वो खारवेल था, और हाथी गुम्फा अभिलेख उससे संबंधित थी। खारवेल जैन धर्म को मानता था, अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक ने कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें उसकी जीत हुई थी, बट इतने सारे लोगों की मृत्यु देखकर, इतने सारे लोगों का रक्तपात देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। तो ये रही आपकी 1 घंटे की कहानी, जिसको हमने मात्र 13 मिनट में कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये यही होता है भाई। अब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, तो उस चीज को आप आराम से पढ़ो, रिलैक्स होकर पढ़ो। जैसे हमने इस चीज को 1 घंटे सवा घंटे में कंप्लीट किया, क्लास को 1 घंटे में कंप्लीट किया, सवा घंटे भी नहीं लगा, बट हमने जब उसको रिकॉल किया तो 13 मिनट के अंदर हमने उसको पढ़ लिया। 13 से 14 मिनट हमें लगे, यानी 15 मिनट एवरेज आप मान लीजिए। यही तकनीक आपको अपनानी है पढ़ाई के अंदर, कि जब आप किसी नई चीज को पढ़ें, रिलैक्स होकर आराम से समझ समझ के पढ़ें, और जब आप किसी चीज को रिवीजन करें तो उसका 1/4 टाइम, यानी कि जो चीज हमने 1 घंटे में याद करी है उसको 15 मिनट के अंदर हमें क्या करना है, रिकॉल करना है। जब भी आप इतना मतलब समझ जाओ, आप एक एवरेज निकाल लो कि हम एक दिन में इतने पेज पढ़ते हैं, तो उतने पेज को हमें लास्ट मतलब जब भी रिवीजन करेंगे तो हमें 15 मिनट में पढ़ना है। तो आपकी समझदारी है, आप कितना क्या अपने हिसाब से उसको रिपीट करते हो, ठीक है। अब बात आती है गुप्त काल की। हम यहाँ से पढ़ेंगे 240 से लेके 550, यानी लगभग 250 से लेके 550 तक का जो समय है वो गुप्त काल का समय माना गया है, ठीक है। तो यहाँ से गुप्त, यहाँ पर अगर आपको 240 याद करना है तो आप इसको नरेश से याद कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जिसको समझ में ना आए
तो उनको इन ऑब्जेक्ट को समझने के लिए एक वीडियो देखनी पड़ेगी, ईयर वर्ष याद करने की ट्रिक वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, और उससे ये अल्फ़ाबेट आपको समझ में आ जाएंगे कि हमने ये नरेश जो है 240 का क्यों बनाया है, क्योंकि 2 का जो अल्फ़ाबेट होता है एन होता है, 4 का आर होता है, और 0 का होता है केवल एस। ठीक है, तो यहाँ पर एच का कोई मीन्स नहीं है, अगर देखा जाए तो वो सी एच था, तो सी एच का वो 6 का बना था, बट एस और एच का मैंने आपको नहीं बताया है, तो एच अकेला अगर वैसे आता है तो इसको हम काउंट नहीं करते, ए वोवल्स है इसको भी काउंट नहीं करते, ई वोवल्स है इसको भी हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे करके गुप्त नरेश से याद करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ 240, और 240 से लेके 550 है, तो 240 में अगर आप 300 जोड़ दोगे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि लगभग 300 साल तक गुप्त वंश का शासन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये गुप्त काल का जो समय है 240-550 है। गुप्त वंश का जो संस्थापक था, ये गुप्त वंश का नाम गुप्त वंश क्यों पड़ा, क्योंकि गुप्त वंश का एक सबसे पहला राजा था श्रीगुप्त। ओके, क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका जो संस्थापक था इस वंश का वो था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था। ओके, जो श्रीगुप्त था वो स्वतंत्र शासक नहीं था, वो लिच्छवियों या शकों का सामंत था, यानी कि ये लिच्छवियों के अधीन काम करता था। ठीक है, इसने मृग सखावन में चीनियों के लिए बौद्ध मंदिर बनवाए। बात समझ में आ रही ना। तो ये जो क्या है, श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं है, इसका मतलब ये दूसरे शासक के अधीन है, बट इसको कुछ छोटा थोड़ा बहुत एरिया दे दिया कि चलो तुम छोटे मोटे राजा, तुम इधर के जागीरदार हो गए, तुम यहाँ रहो। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो राजा आता है इसी गुप्त काल के अंदर, उसका नाम है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद में कौन आया, श्रीगुप्त के बाद में आया घटोत्कच। घटोत्कच गुप्त शासक हुआ और यह भी योग्य शासक नहीं था। तो यहाँ पर हमें एक और शासक का नाम मिलता है घटोत्कच का, और घटोत्कच भी योग्य शासक नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो नाम तो हमने ऐसे ही पढ़ लेना है, अब आते हैं तीसरे नाम पे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, यानी कि वहां हमने 240 पढ़ा था, उस 240 में लगभग 80 साल तक। ठीक है, 80 साल अपन बोलेंगे, इन 80 साल में दो राजाओं ने शासन किया, एक था श्रीगुप्त और एक था घटोत्कच। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं 320, अब 320 में हम यहाँ पर देखते हैं कि 320 से लेकर 335 तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासन है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 320 को मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, इस 335 को भी याद करेंगे, बट ये जो 335 ईयर होगी जो हम समुद्रगुप्त के कार्यकाल को याद करेंगे। हम केवल अभी ये याद करेंगे कि ये राजा कब बना है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम राजा कब बना, समुद्रगुप्त कब बना, और इनका क्रम याद कर लेंगे, तो हमें क्या है शताब्दी अपने आप से आ जाएंगी कि इस बीच से लेके इस बीच तक ये राजा होना चाहिए। ठीक है, अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं कि भैया गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र व शक्तिशाली राजा। ओके, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त सेकंड अपन अलग पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अपने राजारोहण के समय में 26 जनवरी 320 से गुप्त संवत प्रारंभ किया। तो आपको अपने माइंड में सेट करना है कि जो गुप्त वंश है उसके राजा है चंद्रगुप्त प्रथम, उसने एक गुप्त संवत जारी करी थी। ठीक है, कब की थी गुप्त संवत जारी, इसने 320 में करी थी। ओके, तो इसको याद करना है, बहुत ही जरूरी है इसको। ठीक है, क्योंकि गुप्त संवत आपसे कभी भी पेपर में पूछी जा सकती है। अब हम ऐसे बोलेंगे कि सर ने बताया कि गुप्त काल के राजा बड़े महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अब इन राजाओं को मन से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, हम इनको मन से याद करेंगे। 320 का मैंने एक ऑब्जेक्ट बता दिया मन से, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपकी फाइल में इन्हीं नंबर के नीचे लिखी होना चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल देखो, मैंने एक चीज पहले भी बताई है, अभी भी बता रहा हूं कि हम जब किसी नंबर को रटते हैं तो वो नंबर आसानी से हमारे माइंड में नहीं बैठता है, बट हम किसी ऑब्जेक्ट को जब याद करते हैं तो हमारे माइंड में बैठता है। जैसे हमने मन से याद कर लिया कि भैया हम तो चंद्रगुप्त गुप्त काल के राजाओं को मन से याद करेंगे, जिसमें सबसे पहला शक्तिशाली गुप्त वंश का है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसलिए हम इसको मन से पढ़ेंगे। ठीक है, 320। ओके, कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। जो वत्स एक महाजनपद हुआ करता था, उस वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ओके, तो कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया, किसने बनाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने।
वायु पुराण से चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल की जानकारी मिलती है। एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि वायु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की। तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि वायु पुराण जब आए, वायु याद रखो, और वायु हमें दिखती नहीं है यानी वायु गुप्त रहती है, तो उससे हमने गुप्त वंश याद करा था और इस गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त प्रथम आपको बताया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त ने। अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई, यानी लिच्छवी वंश के अधीन जो पहला राजा था श्रीगुप्त, वो लिच्छवियों का सामंत था। और इसने क्या किया, ये तीसरे नंबर पे आया और इसने लिच्छवियों से रिश्तेदारी कर ली। क्यों कर ली? कि भैया इसके वंश की प्रतिष्ठा बढ़ गई, उनमें रिश्तेदारी करने से ये ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी के चित्रों से युक्त सोने के सिक्के भी जारी करे हैं। मतलब कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त और कुमार देवी, ठीक है, चंद्रगुप्त और कुमार देवी के सिक्के हमें प्राप्त हुए। हम एक आगे जाके एक ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम एक ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको अभी आगे समझ में आएगा, कहीं ना कहीं इन्हीं से संबंधित स्टोरी बनती है। ठीक है, एक देवी चंद्रगुप्तम पढ़ेंगे और एक जो है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। एक राइटर पढ़ने वाले हो आप, विशाख दत्त। एक राइटर पढ़ोगे विशाख दत्त, और विशाख दत्त की एक कृति पढ़ोगे आप, मुद्रा राक्षस। और एक और इनकी कृति पढ़ोगे, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम। ओके, तो विशाख दत्त की दो कृतियां पढ़ोगे। तो ये ग्रंथ हैं, ये बुक्स हैं, और इनमें, इन बुक्स में इन राजाओं के बारे में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, उस वजह से हमें इसकी नॉलेज मिलती है। बट जहां तक देवी चंद्रगुप्तम मुझे याद आ रही है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड जहां तक है वो स्टोरी होनी चाहिए जो विशाख दत्त ने लिखी है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम है कि द्वितीय, अपन अभी आगे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट ये दोनों बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? वो विशाख दत्त के बारे में लिखी गई हैं, और आगे आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, मतलब विशाख दत्त ने इन राजाओं के बारे में लिखा है। ये दोनों बुक्स लिखी गई हैं विशाख दत्त के द्वारा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, अभी क्या है, मैंने आके आपकी सीट में एक टेबल दी है। ठीक है, और उस टेबल में एक साइड मैंने जो साहित्यकार हैं या लेखक हैं उनके नाम दे दिए प्राचीन भारत के, और दूसरा मैंने ग्रंथ दे दिए दूसरी साइड। तो इन दोनों को मैं कनेक्टिविटी से रिकॉल करा दूंगा आपको, तो मजा आ जाएगा आपको। कोई भी अगर प्राचीन भारत से कोई बुक पूछी जाएगी तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समुद्रगुप्त की। ओके, तो हमने पहले किसको पढ़ा? हमने पहले पढ़ा श्रीगुप्त को, फिर हमने पढ़ा घटोत्कच को, फिर पढ़ा हमने चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में एक राजा आता है समुद्रगुप्त। अब यहाँ पर जो समुद्रगुप्त है, ठीक है, तो यहाँ पे लगा 335 से लेके 380। ठीक है, तो यहाँ पर हम 335 ईयर याद करेंगे, क्योंकि ये जो 380 ईयर है चंद्रगुप्त द्वितीय की है। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट बताता हूँ, बढ़िया ऑब्जेक्ट है, मामा लाया। ठीक है, मामा लाया या मामा लाए समुद्र का पानी, समुद्र का पानी। ओके, तो सोचिए मामा कहीं घूमने गए थे और वहां से जो समुद्र का खारा पानी है वो भर के एक बोतल में लेके आए। ठीक है, भर के बोतल में लेके आए, जिससे सबको पता चले कि भैया समुद्र का पानी कैसा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये 335 का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। देखो ये जो कहानी चल रही है, जैसे एक पिक्चर है मान लीजिए। अब ये जो क्लास होगी आपकी 19 नंबर की क्लास है, और इससे पहले 18 क्लास निकल चुकी है, मतलब 18 क्लास भी आपकी ऑलरेडी इस पर डली है। तो ये 19 नंबर की क्लास है। अब हम अगर कोई भी स्टूडेंट इसको बीच में से देखेगा, ठीक है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे समझ में, वो कहेगा ये कहाँ की कहानी है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास कवर करनी पड़ेगी। प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझा रखा है, कब कौन कौन सी चीजें क्या करनी है, बिल्कुल। और अगर जैन तीर्थकर वाली 24 तीर्थकर वाली वीडियो देख ली है तो उससे ऑब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे। और इसी वीडियो में लास्ट में मैंने वो जो वर्क करने की ट्रिक की जो वीडियो है वो भी मैंने लास्ट में इसमें इसकी भी लिंक दे दी, तो डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट समझ लो। अगर नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट समझ, अब बार बार ये टेंशन नहीं रहनी चाहिए स्टूडेंट्स की कि सर ये ऑब्जेक्ट क्या 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 है, समझ में नहीं आया। उसके लिए
आपके पास सॉल्यूशन है। ऑफलाइन क्लास में पता है क्या होता था, ऑफलाइन क्लास में हम एक बार ही बस ये ऑब्जेक्ट बताते थे, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम केवल एक बार बता दिए। अब बाद में जो भी नया स्टूडेंट आता था वो बेचारा उस नंबर सिस्टम को समझ ही नहीं पाता था, क्योंकि ये जो लेक्चर है 1 दिन का लेक्चर रहता था, 1 घंटे का, उसमें वो उसको मिल गया, अगर उसने वो क्लास अटेंड कर ली तो वो बिल्कुल उसको समझ में आ गया। जो स्टूडेंट बाद में आता था तो उसको हम अलग से लिखवा देते थे कि भैया ये लिख ले, या पास वाले से नोट कर ले कि 0 का ये है, 1 का ये है, 2 का ये है, 3 का ये बस केवल बता देते थे, ठीक है। बट जो उसको क्लास में मजा आता था पूरा समझ के, पूरा लेक्चर में, वो कुछ और था। बात समझ में आ रही ना। तो एक अच्छी बात यही है कि देखिए ऑनलाइन क्लास होने से आपको ये जो चीज है वो मिस कभी होनी नहीं है। अगर आप नए हो, पहली बार भी अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, ये क्लास देख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की उसको टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो तुमने ये देख लिया, मामा लाया, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो निकालो, वो वाली वीडियो को समझो, उसके नंबर सिस्टम याद करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बट मेरे को ये चीज़ जो कंटिन्यूअस पढ़ रहा है स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे रेगुलर ये चीज़ करानी है। अब तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनवाता जाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा बार बार कि भैया 0 का ऐसा है, 1 का टी। अब तो आपको कंटेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार हम उसी टॉपिक को लेके बैठ जाएंगे, बार बार वही रिपीट करेंगे, तो फिर आपका टाइम जो है बेकार जाएगा, ठीक है। तो जिसको नहीं आए समझ में, बस वो अपना वीडियो देखे और उसको कवर कर ले। अब देखो, मामा लाया समुद्र का पानी, क्यों? समुद्र से अपन को समुद्रगुप्त का कार्यकाल याद आ जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख उसके मंत्री व कवि हरिसेन। देखो समुद्रगुप्त का एक दरबारी था, समुद्रगुप्त का एक दरबारी था, और उसका नाम था क्या? हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी, इसमें समुद्रगुप्त की 100 विजयों का वर्णन है। ओके, समुद्रगुप्त की कितनी विजयों का वर्णन है भैया? 100 विजयों का वर्णन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर संस्कृत में खुदा हुआ है, ठीक है। तो इलाहाबाद स्तंभ पर संस्कृत में खुदा हुआ है। आर्यवर्त उत्तर भारत को कहते हैं। समुद्रगुप्त ने बताया जाता है कि आर्यवर्त के 9, मतलब उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसने पराजित किया है। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त कितना महत्वपूर्ण राजा है। इसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। वैसे तो उसकी 100 विजयों का वर्णन किया गया है कि इसने 100 युद्ध जीते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्यवर्त के 9 और दक्षिणापंथ के जो है 12, ठीक है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त को उपहार भेजकर बौद्ध गया में एक विहार बनवाने की अनुमति भी प्राप्त करके एक बौद्ध विहार बनवाया था, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में क्या महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं, आप उनको तैयार करके रखेंगे। इसके दरबारी हरिसेन ने समुद्रगुप्त की 100 विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया है। समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। ओके, तो समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी किसे बनाया? समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, ठीक है। जबकि उधर हम देखते हैं जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। ये जो रहा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने पढ़ा है, चंद्रगुप्त प्रथम है, और इसने अपनी राजधानी कौशाम्बी को बनाया, ठीक है। किसको बनाया? कौशाम्बी को बनाया। अब ये जो राजा हैं, तो इनका अपना अपना क्षेत्र है जिसमें इन्होंने शासन किया है ना, और उस क्षेत्र को डेवलप किया है। अब यहाँ पर समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र पटना को कहा गया है, आपको मालूम है। ये वही पाटलिपुत्र है जिसकी स्थापना अजातशत्रु ने की थी, और अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का राजा था, ठीक है। अब देखो एक और बढ़िया काम की चीज है कि समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्रा जारी करी थी। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि 6 प्रकार की मुद्राएं किसने जारी करी थी, तो 6 प्रकार की मुद्राएं जो है वो समुद्रगुप्त ने जारी की थी। 6 प्रकार की मुद्रा समुद्रगुप्त ने जारी की, जिनमें से गरुड़ मुद्रा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसकी एक मुद्रा पर गरुड़ बना हुआ है, जिसे गरुड़ मुद्रा कहा गया है, जो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की एक मुद्रा ऐसी है जिसमें समुद्रगुप्त बीणा बजाते हुए दिखाई दिया है, और इस वजह से यह बोला जाता है कि समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था और बीणा बजाने का शौकीन था, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए।
अब एक तो समुद्रगुप्त की कितनी 6 प्रकार की मुद्रा जारी करी, 6 प्रकार की मुद्रा में कौन सी फेमस हुई, बोले गरुड़ मुद्रा फेमस हुई। ठीक है। अशोक के बाद में समुद्रगुप्त का साम्राज्य सबसे अधिक लोकप्रिय था। समुद्रगुप्त कवि विद्वान था, वीणा बजाने में कुशल था। समुद्रगुप्त की विजय अभियान और युद्ध में ना हारने के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट एक अलग शासक हुआ करता था, बट आपको याद रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कई पेपरों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। भारत का नेपोलियन किसने कहा है समुद्रगुप्त को, विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ एक अंग्रेज था, विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात आती है भैया रामगुप्त की। तो हमने सबसे पहले पढ़ा श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद पढ़ा हमने घटोत्कच, उसके बाद पढ़ा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में फिर हमने पढ़ा समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम रामगुप्त, रामगुप्त के बाद पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में पढ़ेंगे हम कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद पढ़ेंगे हम स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद हम पढ़ने वाले हैं भानुगुप्त। ऐसे करके ये राजा, बात समझ में आ रही ना। तो ये गुप्त गुप्त वंश के राजा हैं, और कौन से राजा की क्या विशेषता है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब देखिए और भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर एक राजा आता है रामगुप्त। ओके, एक राजा आता है रामगुप्त। इनको क्रम से याद करने के लिए अभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास करना है, रिपीट करना है कि श्रीगुप्त आया, फिर घटोत्कच आया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आया, फिर समुद्रगुप्त आया, फिर रामगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आया, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आया। ये चीज, ये नाम आपको रिपीट करना है। ठीक है। मैंने आपको एक बोला था पिछली क्लास में कि भाई आप चाहें तो एक ऐसा चार्ट टाइप का बना लें जिसमें एक वंश लिख दिया आपने और उसके सामने राजाओं के नाम लिख दिए। तो ये चीज क्या होगी, जब आप एक पेज पे आप इसको बिल्कुल लिख लोगे, नोट करके उसको पढ़ोगे और रिपीट करोगे जब भी समय मिले, तो आपको एक क्रम याद हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में बोला है कि सर आप ये जो राजा हैं इनका जो किंगडम है इनका एक शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है वो आप अवेलेबल करवा दें तो और बढ़िया रहेगा, हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को। तो मैं अपने स्तर पे देखूंगा, ऐसा चार्ट बना के आपको दे दूंगा, पीडीएफ में ले लेना आप, या उसमें ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, या इसी में आपको शो कर दूंगा, जो भी है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। देख लूंगा जैसा भी है, लेकिन मैं एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, जो भी है, तो मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको आपको सेट करके मैं दे दूंगा। लेकिन यार थोड़ी बहुत मेहनत आप भी अपने स्तर पे कर लो ना। जैसे आप जो चाहते हो वो थोड़ा बहुत आप भी तो कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, आपको टोटल डिटेल पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप अपने स्तर पे सर ने ये पढ़ाया तो थोड़ा बहुत आप भी तो शॉर्ट नोट्स बनाइए ना, तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। देखो हर चीज आपको बनी मिल जाए, है ना, हर चीज आपको बनी मिल जाए तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी यार कुछ करिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर लीजिए, बस वैसा करिए, आप अपने स्तर पे करिए। आपने उससे करोगे तो और बढ़िया है, और बढ़िया है, और बाकी का मेरे से भी बनेगा, मैं देख लूंगा अपने हिसाब से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रामगुप्त की क्या कहानी निकल के आती है कि रामगुप्त ने शकों से पराजित हो गए। ये जो रामगुप्त है ये शक वंश के जो राजा थे ना उनसे ये पराजित हो गए। ठीक है। तो इसने क्या किया, रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी, यानी कि रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, तो इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को देना स्वीकार करा। मतलब ये अपनी पत्नी शक राजा को दे रहा है। ठीक है। तो उसको देना स्वीकार करा, क्यों करा भैया, जो उससे हार गया है, क्यों, क्योंकि वो उसको मार देगा, इसलिए वो अपनी पत्नी, भैया तू पत्नी को ले जा, मेरे को तो छोड़ दे। ठीक है। किंतु रामगुप्त के छोटे भाई, यानी ये जो रामगुप्त है इसका छोटा भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका छोटा भाई है, उसने क्या किया, इसके छोटे भाई ने ध्रुव देवी के वेश में, यानी कि ये साड़ी ओढ़ के बैठ गया, ठीक है, ध्रुव देवी बन गए। और शक राजा जब उसके पास आया तो उसने, उस चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो साड़ी ओढ़ के बैठा हुआ था ध्रुव देवी बन के, उसने उस शक राजा की हत्या कर दी। और उसकी हत्या करने के साथ साथ अपने भाई रामगुप्त को भी मार दिया, और रामगुप्त को मार के ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। ठीक है।
तो ध्रुव देवी को मतलब अपने साथ में रख लिया। तो ये लगा रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी के वेश में शक राजा ने शक राजा की हत्या कर दी और भाई रामगुप्त को भी मार के स्वयं राजा बन गए। बात समझ में आ गई। तो ये कहानी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यार रामगुप्त के बारे में ऐसा हुआ कि रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी और ध्रुव देवी को उसने शक राजा से हार के उसे देना स्वीकार करा और इस वजह से उसका भाई जो था चंद्रगुप्त द्वितीय उसने ध्रुव देवी के वेश में आके शक राजा को भी हत्या कर दी और अपने भाई रामगुप्त को भी मार दिया और खुद राजा बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये स्टोरी किसके बारे में हमें याद रखनी है? रामगुप्त के बारे में। अब ये जो रामगुप्त है इसका जो शासन है कुछ महीनों का है, इस वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं दिया कि भैया 335 हमने उसको पढ़ लिया है तो ये इसने बीच में कितने साल शासन किया। अगर इसने कुछ ज्यादा समय तक शासन किया होता तो वो हमें लिखा मिलता। अब चूंकि यहाँ 380 लिखा हुआ है ना चंद्रगुप्त द्वितीय का और उधर 335 लिखा हुआ है, तो 335 से 380 समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये समुद्रगुप्त का कार्यकाल लिखा हुआ 335 से लेके 380। तो 380 में कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त तो बना है बट वो पूरी एक साल भी नहीं बन पाया, समझ रहे हो ना। तो उसके साथ में ऐसा हो गया, इस वजह से अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बट क्रम याद रखना है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आया और रामगुप्त के बाद में आया चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है भैया विक्रमादित्य। 380 से 412, ओके, 380 से 412, 380 से 412 तक इसका शासन था, किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपको ये भी याद करना है 380, वो भी मैं याद कराऊंगा। ये 412 कुमारगुप्त का कार्यकाल है, वो भी याद कराऊंगा। ठीक है, इस 380 को अगर आपको याद करना है तो कैसे याद रखोगे? इसको आप याद रखोगे मैं यूज। ओके, सोचे एक व्यक्ति है वो बड़ा ही कंजूस है, वो क्या कहता है मैं तो भैया अपने घर की लाइट की बचत कर लेता हूँ रात में। बोले कैसे? बोले जब चंद्रमा दुखती है, मतलब जब चंद्रमा दुगना, जब चंद्रमा की जो रोशनी है वो दुगनी होती है। बात समझ में आ रही है ना? दुगनी कैसे होती है? जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। ओके, तो जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तो बोलते हैं ना चांदनी 15 दिन रात के होते हैं, तो 15 दिन जो है मतलब रात में 15 दिन उजाला रहता है, 15 दिन उजाला नहीं रहता है। तो जो 15 दिन उजाला रहता है, चांदनी रात जिसे अपन बोलते हैं, पूर्णिमा की रात जिसे अपन बोलते हैं, तो बोले जब चंद्रमा डबल होता है, उन्हें होता जाता है ना, तो मैं जब उजाला अच्छा होता है तो मैं अपने घर का फ्यूज निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो सुन के बड़ा अटपटा लगेगा यार, ऐसा कोई करता नहीं है, बट अपन को तो याद करना है। मेन उद्देश्य क्या है? याद करना। तो वो कहता है मैं फ्यूज निकाल देता हूँ भैया, इसलिए। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 में राजा बना, इस चीज को आपको याद रखना है। कहता है मैं फ्यूज निकाल देता हूँ। ठीक है, दिल्ली के पास मेहरौली का लोह स्तंभ बनवाया। अब इसका क्या कार्य है चंद्रगुप्त द्वितीय का? कि दिल्ली के पास में एक मेहरौली का लोह स्तंभ बनाया। ये जो लोह स्तंभ है ये ऐसा है कि आज भी ये जंग मुक्त है। बात समझ में आ रही ना? जंग मुक्त है मतलब ये खुले में लगा हुआ है, ये लोहे का खंभा, और इसमें आज तक जंग नहीं लगी भाई। पूरी बारिश झेलता है ये 12 महीने, मतलब जो 12 महीने नहीं, 4 महीने जो बारिश होगी पूरी बारिश झेलेगा और 12 महीने खुले में ही रहेगा। बट इसमें अभी तक जंग नहीं लगी। तो कई सारे वैज्ञानिक भी इसका सैंपल ले लेके गए हैं ये पता करने के लिए यार इन्होंने ऐसी क्या क्वांटिटी कितनी कम ज़्यादा करके मिलाई है, कैसा मिक्सचर तैयार करा है इन्होंने लोहे का कि इसमें जंग नहीं लगी। और ये हमें पता चल जाए तो हम भी ऐसी कोई चीज़ बना लें, है ना। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लोह स्तंभ बताया जाता है। इसे बोलते हैं मेहरौली का लोह स्तंभ, जो कहाँ पे है? दिल्ली के पास है। ठीक है, इसके दरबार में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसा बोला जाता है ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। ओके, आपने सुना होगा अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। ठीक है, जिसमें बीरबल है ना, टोडरमल, ये। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज में होगा। फैजी है, अबुल फजल है, अब्दुल रहीम खान खाना है। ठीक है, तो ये इसका तो हम पूरा क्रम ही याद करा देते हैं स्टूडेंट को, कि पूरे नवरत्न याद करा देते हैं कि भैया आप मुल्ला दो प्याजा है ना, मुल्ला दो प्याजा है,
इसके अलावा हमीम हुमाम है, अब्दुल रहीम खान खाना है, मान सिंह है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब ये तो आता है टॉपिक तो बताता हूँ, बट ये जो है अकबर के दरबार में नवरत्न थे, यानी कि 9 विद्वान थे। उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी बताए जाते हैं कि भैया नवरत्न थे। अब वो नवरत्न कौन थे? जैसे कालिदास, वराहमिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह, भर्तहरि, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, ये रिपीट हो गए नाम, मतलब ये नवरत्न रहा करते थे। अब यहाँ पर जो आर्यभट्ट है, ये वही आर्यभट्ट है जिन्होंने ये बताया कि भाई पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ओके, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। बोले ये सर्वप्रथम किसने बताया? तो आर्यभट्ट ने बताया। और यहाँ ब्रह्मगुप्त हैं, ये ब्रह्मगुप्त यानी ये वही विद्वान हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के अंदर ग्रेविटी के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, जीरो की खोज हुई, ये वही समय है। यानी कि ये इसको हमारे भारत का एक गोल्डन पीरियड बोला गया है, स्वर्ण युग बोला गया है गुप्त काल को भारत का। ओके, क्यों बोला गया है स्वर्ण युग? क्योंकि यहाँ पर एक से एक विद्वान है, और इन विद्वानों की वजह से हमारा भारत दुनिया के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये चीज याद रख। अब जैसे अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनेगा, नवरत्न पढ़ तो लिए, इनमें से कोई भी नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना, कोई भी नाम आपको इनमें से पूछ लिया जाएगा कि भाई ये किसके दरबार में थे, ये किसके दरबारी थे, ये किसके टाइम पीरियड में थे, तो आपका आंसर निकल के आएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। बात समझ में आ रही ना? ये चीजें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनका एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है इनकी, कि इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं ये सब ने, ठीक है। तो इनके जो जो ग्रंथ हैं वो हमें याद होना चाहिए, प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ, वो अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आगे लिखा हुआ है बरहामिर, बरहामिर के बारे में बताते हैं, भीलमाल के थे ये। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर कि चीनी यात्री फाइयान इसी के काल में 399 से 414 में भारत आया। मतलब ये 399 से 414, 14-15 साल ही इसने यहाँ पे व्यतीत करे हैं कुल मिला के, फाइयान आए। तो एक प्रश्न बनता है जनरल नॉलेज का कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो प्रथम चीनी यात्री जो था वो फाइयान था, क्योंकि आगे जाके आप एक चीनी यात्री और पढ़ने वाले हो, वेनसांग। ये जो हेनसांग है जो हर्षवर्धन के दरबार में आएगा, बट फाइयान जो है वो किसके दरबार में आएगा? फाइयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। अब देखो, जब ये फाइयान आया तो इसने एक बुक लिखी सीयू की। ओके, सीयू की एक बुक लिख दी, इसमें इसने चंद्रगुप्त के बारे में, अपने भारत के बारे में कुछ लिख दिया, उससे हमें नॉलेज मिल गई, ठीक है। भारत आया, फाहियान ने ब्राह्मणों की योग्यता और नैतिक जीवन की प्रशंसा की है, यानी कि ब्राह्मण बहुत होशियार थे उस समय में, और ब्राह्मणों की बड़ी उसने बढ़ाई करी है अपने बुक में। चंद्रगुप्त ने अनेक उपाधि धारण करी थी, उसने चंद्रगुप्त की उपाधियां भी बताई हैं, जैसे विक्रमादित्य है, देवगुप्त है, देवराजी, सकारी, गणादि, ये उसकी उपाधियां, मतलब कई उसने उपाधियां धारण करी थी, किसने? चंद्रगुप्त ने। बट सबसे इंपॉर्टेंट उसकी उपाधि कौन सी है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके, तो ज्यादातर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा मिल जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। अब सिक्कों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट जैसा लिखा है वैसा पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी गुप्त वंश का राजा है, गुप्त काल का राजा है, और इसने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे भाई, व्याघ्र शैली। और व्याघ्र शैली का मतलब जिसमें बाघ छपा होता था सिक्के पे, ठीक है। तो व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के इसने सर्वप्रथम चलाए, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, और भी राजा हैं वो सिक्के चलाएंगे, जैसे समुद्रगुप्त ने भी तो सिक्के चलाए हैं, 6 प्रकार की मुद्राएं जारी करी, जिसमें गरुड़ मुद्रा जो थी वो सबसे फेमस थी। अब देखो, सिक्के के बारे में दिया है, चंद्रगुप्त ने स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्रा, मतलब सोने की, चांदी की और तांबे की तीनों मुद्राएं जारी करी है। इस काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार, जो सोने के सिक्के होते थे यूनानियों ने चलाए थे, तो वो अब चलते ही जा रहे हैं आगे, और इनकी क्या है? वैल्यू दूसरे सिक्कों से अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया क्या? दीनार।
यहाँ लगा हुआ रजत सिक्कों को रुपयक, जो चांदी के सिक्के होते थे ना रुपया, आज भी रुपयक जो रुपया बोला गया है ना, हम अपनी करेंसी को रुपया बोलते हैं, ये रुपया निकल के कहाँ से आया है, ये रुपयक से ही रुपया बना है। ओके, ये रुपयक से रुपया बना है, रुपयक या रूपक बोला गया है। ओके, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के 144 ग्रेन तथा चांदी के सिक्के लगभग 32 ग्रेन के हुआ करते थे। ये कुषाणों की नकल पर बनाए गए थे, यानी जैसे कुषाण शासकों ने सिक्के डेवलप करे थे ना, उसी पैटर्न पे बनाए गए थे। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब पढ़ते हैं हम कुमारगुप्त के बारे में। ओके, देखिए अब यहाँ पर एक और नाम दिख रहा है इसका, महेंद्रादित्य, यानी हम ये कह सकते हैं इस कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो 412 है, इस 412 को हम रतन से याद करेंगे, रतन, रतन। ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने की थी। और हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसने विश्वविद्यालय के दरवाजे पर रतन लगवा दिए थे। क्या लगवा दिए थे भाई, इसने रतन लगवा दिए थे, दरवाजे पर रतन जड़वा दिए थे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कुमारगुप्त का जो शासन है वो 412 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन है वो 380 है, समुद्रगुप्त का जो शासन है 335 है, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन है वो 320 है, और उसी ने गुप्त वंश को जारी करा था। ऐसे ही ईयर्स को आपको माइंड में रखना है भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुमारगुप्त के बारे में दो चीजें पढ़ने को मिली, एक महेंद्रादित्य कहा जाता है, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तीसरा इसी कुमारगुप्त ने मयूर शैली के सिक्के जारी किए थे। ओके, तो इसने क्या किया था, इसने मयूर शैली के सिक्के यहां से हमें प्राप्त होते हैं, तो मयूर शैली के सिक्के इसने जारी किए थे। किसने, कुमारगुप्त ने, यानी कुमारगुप्त के मयूर शैली के सिक्के प्रसिद्ध थे। सिक्के कुमारगुप्त मयूर आकृति के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज बन जाती है, जैसे कुमार है, सोचिए कोई राजकुमार है, तो राजकुमार के बगीचे में कौन घूमती रहती थी, मयूर। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको। अब बात आती है भैया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त 455, 455 से रेल लाया, रेल लाया, बस इतना याद करना। ठीक है, रेल लाया तो क्यों लाया भाई, इसलिए लाया क्योंकि जो स्कंदगुप्त है, ठीक है, इसके समय में हुणों ने आक्रमण किया था, हुणों ने। और ऐसा भी बोलते हैं कि हुणों को हराने वाला भारत में जो पहला शासक था वो स्कंदगुप्त था। तो आपके दिमाग में पहली बार जो पढ़ रहे होंगे उनके दिमाग में आज सर ये हुण, हुण जो थे ये भी खानाबदोश थे और नॉर्थ सेंट्रल एशिया से आए थे, और इन्होंने आक्रमण किया, जैसे शक आए, पल्लव आए, कुषाण आए, तो हुण भी आए। तो हुण जो आए ना, तो हुणों का इसने सामना किया और उनको हराया। ठीक है, तो स्वाभाविक है हराया, तो ये हुण जो थे बहुत सारा इनके पास मटेरियल था, तो उस मटेरियल को इसने क्या किया, रेल लाया और रेल में इसने लोड किया और अपने गोदाम भिजवा दिया, अपने खजाने में भिजवा दिया। ठीक है, तो रेल लाया, रेल लाया, कौन लाया रेल, कौन लाया रेल, तो बोले स्कंदगुप्त लाया। क्यों लाया, क्योंकि इसने हुणों को हराया, तो हुणों के पास जो संपत्ति थी उसको रेल में भर के अपने महल में ले गया। ठीक है, अब देखिए इसके काल में सौराष्ट्र के सामंत गवर्नर पर्णदंत ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। पूर्व में आपको बता चुका हूं, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। उसके बाद में सुदर्शन झील को दोबारा से, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन जो करवाया वो रुद्रदमन ने, और रुद्रदमन के बाद में फिर रिकंस्ट्रक्शन करवाया, वो करवाया स्कंदगुप्त ने। ठीक है, सिक्के स्कंदगुप्त ने वृषभ आकृति के सिक्के, पूर्व में बता चुका हूं, वृषभ मुद्रा जो जारी करी थी वो सिर्फ स्कंदगुप्त ने की थी। ठीक है, स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ गया। अब छोटे मोटे कई राजा होंगे, बट हमें लास्ट वाला याद करके रखना है, मेन जो राजा थे यही थे, क्योंकि इनके बारे में कोई ना कोई स्टोरी बनी हुई है, इस वजह से हमें उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्पेशल किसी राजा के समय में हुआ है तो वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी का अगर एग्जामिनर को आपको परेशान करना है तो वो इनके बाप दादा वगैरह कुछ भी इनके, समझ रहे हो ना, कुछ भी पूछ सकता है, फिर तो उसका कोई वही नहीं है, फिर तो कुछ भी पूछ लेगा, वो तो कोई गाना पूछ लेगा, बोले जी गाना किसने लिखा, किसने गाया है, हनी सिंह ने गाया है कि बादशाह ने गाया है कि सुनिधि चौहान ने, वो तो फिर कुछ भी पूछ ले। फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है जब आपको परेशान करना हो। बाकी का लीगल क्वेश्चन यही है
कि भैया जो बुक्स में ज़्यादातर जो चीज़ें दी रहती हैं, स्टूडेंट कहाँ से पढ़ेगा कोई चीज़, बुक्स से ही पढ़ेगा ना, बुक में से ही पढ़ सकता है। तो जो कॉमन बुक है जनरल नॉलेज की, आप उनमें से दो ना यार, उनमें से दोगे तो स्टूडेंट, या फिर ये चीज़ को इंडिकेट कर दो, कंफर्म कर दो कि हाँ भैया इसी बुक में से हम पूछेंगे। अब उस बुक में चाहे 1000 पेज हो तो 10,000 पेज हो, आप उस बुक को हाईलाइट तो कर दो सबके सामने, पर बुक निश्चित नहीं है, बुक निश्चित नहीं है जनरल नॉलेज की कि इस बुक में से ही सब कुछ आने वाला है, क्योंकि उसमें आप वो भी कर लोगे तो वो उसमें उसके अलावा फिर करंट अफेयर्स वगैरह, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, यानी उसके लिए पूछने के लिए बहुत कुछ है भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो राजाओं के नाम है दिए हैं, पढ़ना चाह रहे हैं पढ़ लीजिए, बट इंपोर्टेंट राजाओं को ज़्यादातर आप प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बताते हैं कि भैया पुरुगुप्त आया, एक कुमारगुप्त, द्वितीय, कुमारगुप्त तो हो ही गया, द्वितीय भी आ गया, बुद्धगुप्त है, नरसिंह गुप्त है, ये कमजोर व अयोग्य शासक हुए, इसलिए इनको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, स्कंदगुप्त के समय भारत पर हूणों ने आक्रमण किया, स्कंदगुप्त ने 465 में हूणों का हराया, हूणों को हराने वाला स्कंदगुप्त एशिया में प्रथम शासक था, और इसके बाद गुप्त साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई और सारे अयोग्य शासक हुए। ओके, जैसे कि पुरुगुप्त लिखा हुआ है, तो पुरुगुप्त 467 से ये है, फिर बुद्धगुप्त आया। ठीक है, बुद्धगुप्त के बाद नरसिंह गुप्त वालदत्ते आ गए। ठीक है, तो इनके बारे में बताते हैं कि भैया ये पुरुगुप्त है तो इसने वैष्णव धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया। बुद्धगुप्त है, हुएनसांग के अनुसार ये बौद्ध धर्म अनुयायी था, तो इनके धर्म के बारे में दिया है। नरसिंह गुप्त है, यह भी बौद्ध धर्म अनुयायी था और इसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया, परंतु बाद में उसे छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है, बट थोड़ी सी ये कुछ डिटेल और है कि अधिकारी के जो वर्ग होते थे उनको अमात्य कहा गया है। क्या कहा गया है? अमात्य। और पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे उन्हें चाट वाट कहा है, मैंने ये चीज भी पहले आपको बताई। पुलिस विभाग में साधारण सैनिक हुआ करते थे गुप्त काल में, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है क्या? चाट वाट, यानी इनको चाट वाट कहा गया है। ठीक है, प्रांतों को भुक्ति, देखो एक और नई चीज मिली आपको, जैसे कि जिले को विषय कहते थे, जिले को विषय कहा गया है, बट यहाँ पर गुप्त काल के अंदर लैंग्वेज थोड़ी चेंज हुई है, यहाँ पर प्रांतों को भुक्ति कहा गया है। क्या कहा गया? भुक्ति, यानी हमारा मध्य प्रदेश एक भुक्ति है, बट मध्य प्रदेश के अंदर जिले हैं वो विषय हैं। ओके, तो इन चीजों को भी हमें याद रखना है। ठीक है, गुप्त काल में सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में दिया है। गुप्त काल में एक राजा का नाम आता है जिसका नाम है भानुगुप्त। ठीक है, अब भानुगुप्त या विष्णुगुप्त, ये अंतिम शासक बताया जाता है। ओके, भानुगुप्त या विष्णुगुप्त जो है वो अंतिम शासक, वैसे विष्णुगुप्त बताया अंतिम शासक। ठीक है, गुप्त वंश में आगे लिखा भी है, ये लिखा है देखो इसी में, इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अगर आपसे बोले गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त, और लास्ट, बल्कि हम भानुगुप्त को ही पढ़ लेते हैं अंतिम शासक में। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि भानुगुप्त की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? वो डिटेल में दी है। देखो भानुगुप्त के बारे में बताता है कि इसके समय एरण अभिलेख 510 ईस्वी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक एरण अभिलेख है, एरण पड़ता है आपका कहाँ पे? सागर में। ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है, और जो शुरू से पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा। 510 ईस्वी, ये एरण अभिलेख से पता चलता है कि इसका मित्र गोपराज हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से लड़ता हुआ मार गया। ठीक है, और उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी, जल मरी यानी अग्नि में उसने अपने आप को, वो सती हो गई एक तरीके से। ठीक है, इस प्रकार यह सती प्रथा का अभिलेख प्रमाण है, यानी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का ज्ञान होता है, क्योंकि सती प्रथा का यह पहला केस था जो 510 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो अगर ऐसा कोई प्रश्न बने तो आप बता सकें, इसलिए दिया हुआ है। और भानुगुप्त के बाद में वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त शासक हुए, तो विष्णुगुप्त ही आप याद रख लो कि विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गई, यानी कि जो व्यक्ति जिस भी वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहा जाएगा। मतलब अब जाति बंधन कठोर हो गए, यानी अब जो व्यक्ति जिस जाति का होगा उसी जाति का होगा, बार बार में कोई जाति नहीं बदलेगा। ठीक है, तो जाति बंधन कठोर हो गए। जैसे वर्तमान में क्या है, जाति बंधन कठोर ही तो है कि जो व्यक्ति जिस जाति का वो कभी दूसरी जाति में नहीं जाता, वो अपनी जाति। अब वो बात अलग है, धर्म परिवर्तन करना वो एक अलग मैटर है, बट नियम तो यही कहता है कि आप जिस जाति के हो आप उसी जाति के रहोगे। ठीक है,
शूद्रों की स्थिति में सुधार आया, वे कृषि कार्य कर सकते थे, हो सकता है कुछ समय पहले वो नहीं भी करते हो। शूद्रों को रामायण महाभारत और पुराण सुनने का भी अधिकार था। दास प्रथा प्रचलित थी, दास बनाए जाते थे। स्त्री शिक्षा में कमी तथा सती प्रथा का प्रारंभ होने से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। स्त्रियों के सामाजिक जीवन में अभाव से उनकी दशा में गिरावट का भी पता चलता है कि भाई उनके समाज में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वैल्यू गिरी हुई है। ठीक है। विधवा विवाह, स्त्री धन और सामाजिक धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की अनिवार्यता, उपस्थिति से उनको सम्मान भी प्राप्त था। जैसे कोई विधवा स्त्री है तो उससे समान व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। सामाजिक धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की अनिवार्य उपस्थिति को बताया जाता है तो उससे उनको सम्मान प्राप्त था। ठीक है। गायन व नृत्य लोकप्रिय खेल हुआ करते थे गुप्त काल में, जिसमें स्त्री व पुरुष मिलकर भाग लेते थे। पायान ने लोगों के उच्च नैतिक स्तर और श्रेष्ठ जीवन की प्रशंसा की है कि भाई यहाँ लोग बहुत अच्छे रहते थे। भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 1/6 आपको याद होगा, 1/6 जो है हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। इसके अलावा गुप्त काल में पैठण बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड है। पैठण, अगर आपसे ये कहते हैं कि पैठण क्या है तो पैठण प्रमुख व्यापारिक मंडी। ओके। तो व्यापारिक मंडी यानी व्यापारी मंडी में क्या बेचने के लिए आते हैं, पेठा बेचने के लिए आते हैं। पैठन पेठा। और एक पणी पढ़ा था हमने, पड़ी व्यापारिक समूह को पढ़ा था, पणी। यहाँ पे क्या लिखा, पैठन, एक नया वर्ड मिला ना, पैठन। तो पैठन प्रमुख कौन होते थे, वो व्यापारिक मंडी होती थी। ओके। साधारण आवश्यकताओं की वस्तुएं कोणियों में उपलब्ध हुआ करती थी। कोणियों में मतलब बोलते ना, मेरे को तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, उसको तो इतना ही मिल गया। तो पहले क्या था हमारे हिंदुस्तान में, छोटी मोटे लेन देन के लिए कौड़ी का इस्तेमाल करते थे। यानी कौड़ी भी एक छोटी मोटी वस्तुओं को लेन देन के लिए इस्तेमाल होती थी। 2 कौड़ी, 4 कौड़ी, 5 कौड़ी, 10 कौड़ी, समझ रहे हो। सामंतवाद का प्रारंभ गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण था। उपज को 1/6 से लेकर 1/2 भू राजस्व लेते थे। मतलब जैसा जो राजा के दिमाग में आ जाए, 1/6 से ये स्टार्ट होता था और 1/2 तक, यानी कि राजा चाहे तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के इसको 1/2 भी कर सकता था, क्योंकि ये आपका पूरा 50% आपका भू राजस्व हो जाता है एक तरीके से। ठीक है। तो 1/6 से लेके 1/2 भू राजस्व भी बताया गया है। ब्राह्मणों व अधिकारियों को वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दान दिया जाता था। तो भूमि दान के बारे में हमने तो सातवाहन वंश में भी पढ़ा है हालांकि, बट क्या है यहाँ पर वो चीज और ज्यादा आगे बढ़ती गई। ठीक है। ब्राह्मणों को दी गई जो भूमि होती थी, जो ब्राह्मणों को दान में देते थे, उसको ब्रह्मदेव। और जो अगर किसी ब्राह्मण को ग्राम दान में दे दिया तो उसको बोला गया है अग्रहार। तो यहाँ पर एक वर्ड मिलता है हमें ब्रह्मदेव और एक वर्ड मिलता है हमें अग्रहार। यानी ब्राह्मण को अगर भूमि दान में दे रहे हैं तो उसको बोल दिया हमने ब्रह्मदेव, और अगर उनको गांव दान में दे दिया है तो अग्रहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप बढ़िया से याद करके रखेंगे। ठीक है। तो ब्रह्मदेव यानी ये तो ब्रह्मा जी ने दी है उनको भूमि। ठीक है। और यानी कि ब्रह्मा जी कहते हैं ब्राह्मणों को भूमि दान में दे। अग्रहार यानी देखो, अग्रहार यानी अगर 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 राजा की हार हो गई, अगर हार हो गई किसी राजा की और एक राजा जीतेगा दूसरा हारेगा, तो बोले अगर सामने वाला राजा अगर हार गया तो वो ब्राह्मण को ग्राम दान में, गांव दान में दे देगा। ठीक है। तो ग्राम दान में मिले अग्रहार, भूमि दान में मिले ब्रह्मदेव, शब्द याद रखना है। भूस्वामियों व शासकों के द्वारा कृषकों व मजदूरों से कराई जाने वाली बेगार को विष्टि, की हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भैया जब किसी को कोई लाभ ना हो और वो कार्य करे तो उसको विष्टि कहते हैं। व्यापारी तथा शिल्पियों की श्रेणियों का अस्तित्व अभी भी था, यानी अभी भी श्रेणियां काम कर रही थी, जैसे पहले पढ़ चुके हो। प्रारंभिक काल में मुद्रा प्रणाली का काफी विकास हुआ, परंतु उत्तर काल में, मतलब जब धीरे धीरे गुप्त वंश समाप्ति पे आया, तो मुद्रा व्यवस्था का भी थोड़ा थोड़ा पतन होने लगा। ठीक है। गुप्त काल में विशाल जलयान निर्माण भारत और यूरोप से आगे था। ताम्रलिप्त एक बंदरगाह था जहां से दक्षिण पूर्वी देश जो थे वो रवाना होते थे। ठीक है। गुप्त काल में धार्मिक व्यवस्था दी गई है, बट हमने अभी एक टेबल देखी थी, उस टेबल को हम पढ़ लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर ये छूट जाएगी, हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो इस टेबल के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस टेबल में अधिकारी, मंत्री और उनके कार्य दिए गए हैं। तो ये सभी किसको क्या कहा गया है,
वो बताया गया। ठीक है, एक बार हम रिकॉल करते हैं, फिर रिकॉल करके हम राजाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी राजाओं के नाम हो गए। ठीक है, किसने क्या किया, किसके बारे में क्या है, इनके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं, एक एक लाइन दी है कि उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया। आखिरी याद रखो, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। ओके, स्कंदगुप्त के बारे में क्या याद रखोगे, स्कंदगुप्त के बारे में एक तो याद रखोगे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, दूसरा याद रखोगे वृषभ आकृति, तीसरा याद रखोगे हूणों को हराया था, और चौथा याद रखोगे कि भाई इसका कार्यकाल क्या है। ठीक है, इसके अलावा कुमारगुप्त के बारे में क्या पढ़ोगे, कुमारगुप्त के बारे में सबसे इंपोर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय। दूसरा, फिर दूसरी बात इंपोर्टेंट है कि भाई मयूर शैली के सिक्के इसने जारी करे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रतन लगवाए थे इसने विश्वविद्यालय के दरवाजे पे, तो 412 भी याद करना है। ठीक, इसके अलावा हमने रामगुप्त के बारे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये चंद्रगुप्त दिल्ली के पास मेहरौली का लोह स्तंभ बनवाया था, और इसके दरबार में नवरत्न थे, कालिदास, ब्राह्मे, धन्वंतरी, अमरसेन, भर्तहरि, ब्रह्म गुप्त है, आर्यभट्ट हैं, ये सब इसके दरबारी थे। ठीक है, यानी नवरत्न इसके और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक चीनी यात्री आया था फाइयान, जिसने CU की बुक लिखी थी और चंद्रगुप्त के बारे में, उसकी उपाधियों के बारे में बताया था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, उज्जैन को। और आपको मालूम है, ये जो आपको समय दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या है, संस्कृत का क्रेज है ना, यानी संस्कृत बहुत डेवलप हो चुकी है यहाँ पर, और इसी संस्कृत से संबंधित उज्जैन, और इसी उज्जैन में है एक प्रसिद्ध विद्वान कालिदास। ओके, तो कालिदास जो है वो कहाँ के थे, कालिदास उज्जैन। ठीक है, तो कालिदास जो थे वो उज्जैन से संबंधित है। कालिदास ने मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, ये कई ग्रंथ लिखे हैं, वो सारे के सारे ग्रंथ आपको आगे दिए हैं, वो याद कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये उज्जैन, और आज भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर महर्षि महर्षि पाणिनि, ठीक है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय है। अगर कभी क्वेश्चन बन जाए ना, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय बताओ कहाँ पे है, तो भैया उज्जैन में है, जो महर्षि पाणिनि के नाम से है, और महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त, समुद्र 335 में बने थे समुद्रगुप्त, मामा लाया समुद्र का पानी। भारत का नेपोलियन कहा गया है, 100 विजयों का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। और अगर बोलते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा। और समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार की मुद्रा जारी करी थी, 6। सबसे प्रसिद्ध कौन सी थी, गरुड़ मुद्रा। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र, वीणा बजाने का शौकीन था। और बताते हैं आर्यवर्त के 9 और दक्षिणापंथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में इंपोर्टेंट चीज है कि इसने 320 में गुप्त संवत जारी करी थी, और कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इसकी वैल्यू और बढ़ गई इसके वंश की। गुप्त काल का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, ये लिच्छवियों के अंडर में, यानी उनका सामंत था, उनका गुलाम था एक तरीके से, और इसी ने, श्रीगुप्त ने ही गुप्त काल की स्थापना की थी। और श्रीगुप्त के बाद में आया था फिर घटोत्कच। ठीक है, और घटोत्कच भी योग्य शासक नहीं था। तो इस तरीके से हमने गुप्त वंश के राजाओं के नाम पढ़े हैं, उनका क्या क्या कार्य रहे हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें गुप्त काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, क्या मतलब लोग जो पद थे उनको क्या बोलते थे। जैसे कुछ क्षेत्र हैं, हमने पढ़ा कि राज्य है, राज्य को भुक्ति कहा गया है, और साधारण पुलिसकर्मी जो सैनिक होते थे उनको चाट बाट कहा गया है। तो ये चीज़ें, जैसे हमने एक पैठण पढ़ा है, व्यापारिक मंडी पैठण को पढ़ा हुआ है ना, तो ये सब चीज़ें हमें गुप्त काल में पढ़ने को मिलती हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया क्लास रही आज की, कि आज आपको गुप्त काल के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें एक ही बार में पढ़ने को मिल गई। ठीक है, थोड़ा बहुत जो रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ते हैं, अगली क्लास में। ठीक है, उसके जो धार्मिक और राजनीतिक जो भी चीज़ें होंगी, फिर गुप्त काल के बाद में जो भी राजवंश आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं फिनिश करता हूँ, क्योंकि कम खाओ अच्छा खाओ, कम पढ़ो अच्छे से पढ़ो, और जितना पढ़ो उतना ही याद रखो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए,
और जो ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर आप क्लास के बारे में बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।